महिला पुलिसकर्मी ने अचानक देखा कि मेज पर रखी रोटी में से किसी ने एक टुकड़ा खा लिया है और रसोई में एक खुला डिब्बा पड़ा है जो पहले वहां नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि घर में कोई घुसपैठिया है, इसलिए वह दीवार पर टंगी बंदूक लेने गई, लेकिन पाया कि बंदूक गायब है। अपनी टोपी उतारो। कैदी उस महिला को जंगल में बहुत अंदर ले गया, क्योंकि यहाँ उसका साथी भालू के जाल में फंस गया था। इसे खोला नहीं जा सकता। तुमने इसे हटाया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता कैसे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। महिला ने कैदी के लिए जाल हटाने का नाटक किया, लेकिन असल में उसने अपने कोट से एक बंदूक निकाली। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। फिर दोनों भगोड़े महिला को घसीटकर उसके घर ले गए, लेकिन जब कैदी उसके घाव का इलाज कर रहा था तब तक महिला बेहोशी से जाग चुकी थी और धीरे धीरे आगे रेंगते हुए फर्श पर पड़े चाकू तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी दूसरे ने खिड़की के बाहर एक पुलिस कार देखी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह महिला एक स्टेट ट्रूपर है। वह एक पुलिस वाली है। उसकी चाबियां ले आओ। उसका क्या होगा? उसकी चिंता मत करो। भगोड़े किसी भी तरह की अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने प्लास्टिक की कई परतों का इस्तेमाल करके अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी। कुछ ही समय बाद महिला पुलिसकर्मी का शव मिला। घटनास्थल पर पहुंचते ही फ्रैंक ने तुरंत जंगल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। चेहरे की पहचान के जरिए उन्होंने तुरंत दोनों महिला कैदियों की पहचान कर ली। बड़ी बहन का नाम कैथरीन था। उसने अपने तीनों पतियों की हत्या कर दी थी और इसके फलस्वरूप उसे $47 लाख की संपत्ति विरासत में मिली थी। छोटी बहन का नाम विवियन था। वह सिर्फ एक धोखेबाज थी। हालांकि वह चालाक और धूर्त थी, लेकिन उसका हिंसा का कोई इतिहास नहीं था। पुलिस ने उसकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी बीच दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और उन्होंने बाहर पुलिस अधिकारियों को देखा। हालांकि पुलिस अधिकारी सिर्फ खाना खाने आए थे, फिर भी उन्हें चुपचाप निकलने का रास्ता ढूंढना था। रुको, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। विवियन और कोई मुसीबत नहीं चाहती थी। उसने रेस्टोरेंट के पीछे निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। पीछे की तरफ एक निकास है। डाइनिंग रूम उस बकरी के सिर के पीछे। पता नहीं वो क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, पीछे से चुपके से निकल जाओ, अंदर जाओ, बाथरूम का दरवाजा बंद कर लो, पार्किंग में फोन बूथ पर मिलो। भागने का रास्ता तय करने के बाद एक नाटक शुरू हुआ। विवियन के चेहरे के भाव बदल गए। वह एक असहाय लड़की की तरह लग रही थी जिसने अपनी मां से झगड़ा किया हो। दयालु मालिक ने विवियन से पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। विवियन ने झूठ बोला और कहा कि उसकी अपनी मां से बहस हो गई है। मालिक पुलिस को बुलाने के लिए मुड़ा। उसी दौरान विवियन ने काउंटर की ओर हाथ बढ़ाया और मालिक की कार की चाबियां चुरा लीं। उन्हें लगा कि वे बिना किसी की नजर में आए निकल जाएंगे, लेकिन मेज पर लगे खून ने पुलिस का ध्यान आकर्षित कर लिया। पुलिस अधिकारी तुरंत शौचालय के दरवाजे पर आए और पूछताछ शुरू कर दी। शौचालय खाली था और उसी क्षण विवियन कार में बैठ चुकी थी और पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर निकल गई। एक सूचना के आधार पर फ्रैंक को पता चला कि भगोड़ों ने इस फोन बूथ पर कॉल किया था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वहां का फोन बंद था। जब तक फ्रैंक ने निर्देशिका की जांच नहीं की, तब तक उसे पता नहीं चला कि पृष्ठ 78 फाड़कर गायब कर दिया गया है। फ्रैंक तुरंत कमांड सेंटर लौटा और उसे पूरी निर्देशिका में पृष्ठ 78 मिल गया। उसे उस पृष्ठ पर एक एयरलाइन कंपनी का फोन नंबर मिला। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि विवियन और बाकी लोग पायलट की तलाश कर रहे थे। जब फ्रैंक एयरलाइन कंपनी पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट पुलिस को बुलाने ही वाली थी, क्योंकि एक आदमी ने देखा कि कंपनी के कंप्यूटर में सेंध लगाई गई थी और उसमें स्थानीय पायलटों के पते और फोन नंबर सेव थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे। ठीक उसी क्षण भगोड़ों ने एक बेचारे पायलट को कुर्सी से बांध दिया था। कैथरीन ने पायलट से उन्हें कनाडा ले जाने को कहा, लेकिन पायलट ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। कैथरीन ने बिना समय बर्बाद किए सीधे हथौड़ा निकाल लिया। अंततः पायलट मान गया, लेकिन उसने एक व्यावहारिक समस्या खड़ी कर दी। उसके पास विमान में ईंधन भरवाने के लिए पैसे नहीं थे और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। कैथरीन ने उसका बैंक खाता ढूंढा और उसे ईंधन के पैसे भेज दिए। फिर कैथरीन चुपके से अगले कमरे में चली गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवियन उसे नहीं देख रही है, उसने सावधानी से अपने चश्मे का फ्रेम हटाया। उसके अंदर एक छिपा हुआ चिप था। पता चला कि उसने जो $42 लाख चुराए थे वे चश्मे में छिपे हुए थे। पायलट को ईंधन का पैसा देने के बाद कैथरीन ने चुपचाप चिप को फिर से छिपा दिया। बाहर पायलट लगातार कलह पैदा करने की कोशिश करता रहा। उसने विवियन से कहा कि अगर वे सचमुच कनाडा पहुंच गए तो कैथरीन उसे भी नहीं छोड़ेगी।
लेकिन उसके बोलने से पहले ही कैथरीन बाहर चली गई। पायलट ने अचानक पलटवार किया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। गिलास जमीन पर गिर गए। पायलट को दोबारा लड़ने की कोशिश करते देख कैथरीन ने बंदूक निकाल ली। विवियन ने कैथरीन के लिए गिलास उठाए और बंदूक की धमकी के आगे पायलट के पास कनाडा जाने के लिए राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जैसे ही वे रवाना होने वाले थे, फ्रैंक को एक गुमनाम सूचना मिली। विवियन के विमान में चढ़ने से पहले ही वे तुरंत वहां पहुंचे और पायलट के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते विवियन को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन फ्रैंक ने कैथरीन के ठिकाने के बारे में उससे चाहे जितनी पूछताछ की हो, यहां तक कि जब उसने उसे कैथरीन द्वारा त्यागा गया बोझ कहकर उसका मजाक उड़ाया, तब भी विवियन चुप रही, जब तक कि फ्रैंक उसके आखिरी 14 मामलों को हटाने और नए आरोप न जोड़ने के लिए सहमत नहीं हो गया। तभी उसने आखिरकार बोलना शुरू किया। विवियन द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसके सभी मामले और सजाएं रद्द कर दी गईं। वैन हॉर्न वो पायलट से क्या योजना बना रही थी? वो चाहती थी कि पायलट हमें देश से बाहर कनाडा ले जाए। वो बीमार है, मरणासन्न है और हताश है। क्या आप वाकई उड़ान भरना चाहते हैं? वायु दाब में बदलाव से आपकी हालत बिगड़ सकती है। मैं ठीक हूं। विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले फ्रैंक ने तुरंत अपनी टीम को घटनास्थल की ओर ले गया। पुलिस की गाड़ियों को देखते ही पायलट ने तुरंत विमान मोड़ दिया। रुको 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 रुको, गोली मत चलाओ। पायलट पर गोली मत चलाओ, वह जंगल की ओर जा रही है। स्ट्रीट लाइट, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। सुनो, मुझे न्याय चाहिए। टुकड़ी भी आप सभी की तरह ही पड़ती है। हम नियमों के अनुसार ही काम करेंगे, ठीक है? हम उसे जिंदा पकड़कर लाएंगे। अपना हथियार नीचे रखो। कैथरीन ने बंदूक फेंक दी, कुछ कदम लड़खड़ाकर चली और जमीन पर गिर पड़ी। कैथरीन को मरणासन्न अवस्था में देखकर एक अधिकारी ने उसे उसी हालत में मरने देने का सुझाव दिया। लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते फ्रैंक ने उसे अस्पताल ले जाने पर जोर दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी कैथरीन ने संघर्ष करने की कोशिश जारी रखी। यकीन मानिए, यह एक भयानक सदमा था। सौभाग्य से सिड ने उसकी हल्की सी हरकत को भांप लिया और समय रहते गोली चला दी और कैथरीन को आखिरकार अपनी क्रूरता का फल भुगतना पड़ा। बाद में फ्रैंक जितना इसके बारे में सोचता गया, उतना ही अजीब लगने लगा। भला किसे पता था कि विवियन पायलट के घर में छिपी हुई है? इसलिए उन्होंने रिपोर्ट कॉल की जांच का आदेश दिया और यह जानकर हैरान रह गए कि विवियन ने खुद ही रिपोर्ट की थी। हम लगभग इसे देख ही नहीं पाए थे। मैंने कहा था ना, कॉल लॉग्स तो देखो यार। हमें पता है कि आपने ही अपनी गिरफ्तारी के लिए सूचना दी थी। आप चाहती थीं कि हम आपको ढूंढ निकालें। और आपने खुद कहा था कि वैन हॉर्न कभी आपका साथी नहीं था, वह तुम्हारा निशाना थी। जिस पल से तुम्हारे पैर जमीन पर पड़े, उसी पल से तुम उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहे थे। उसे देख रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे। उसे अपनी खुद की भागने की योजना बनाने की छूट दी ताकि तुम उसे हमें दे सको और हम उसका इस्तेमाल तुम्हारी रिहाई के लिए सौदेबाजी में कर सकें। क्या यह तुम्हारी सजा मिटाने के बारे में था? तुम्हें पता है, यह पैसे के बारे में था। किटी वैन हॉर्न के पैसे के बारे में। और मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि अगर हम उस घर के कंप्यूटर लॉग खंगालें जहां हमने तुम्हें गिरफ्तार किया था, तो हमें उसके बैंक के साथ हुए संवाद मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, विव। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन तुमने किसी तरह वो $42 लाख ढूंढ लिए जो पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाई। तुमने उससे चोरी की। तो तुम न केवल एक स्वतंत्र महिला हो, बल्कि एक बहुत अमीर महिला भी हो। खैर, यह अच्छा हुआ कि हमारे बीच यह समझौता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस खेल की अंतिम विजेता एक ऐसी मासूम दिखने वाली धोखेबाज होगी जिसका हिंसा का कोई इतिहास नहीं था। फिर भी उसने सबको अपने वश में कर लिया। विवियन की परिपूर्ण जिंदगी की तो अभी शुरुआत ही हुई थी।